हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल सिमिलर चार्ज रखा जाता है। यदि हमारे पास यहाँ पे दो प्लस चार्ज हैं जो कि सिमिलर डिस्टेंस पे है सेंटर से, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a डिस्टेंस है, a प्लस a 2a डिस्टेंस है। तो 2a डिस्टेंस पर दो प्लस चार्ज है और उनके मिडिल में एक उसी तरह का सिमिलर चार्ज यानी प्लस चार्ज रखा गया है। तो हमने देखा था कि यदि इस प्लस क्यू को एक्स एक्सिस के एलोंग हम राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं तो एसएचएम करता है। ठीक है, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जिधर हम डिस्प्लेस करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इस पार्टिकल को पुनः अपने पोजीशन पे लाने का प्रयास करता है और इसके वजह से यहां पे एसएचएम होता है। ठीक है, लेकिन इसी पार्टिकल को अगर हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने पे इसका फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सन, इसका फोर्स इधर लगेगा, रिजल्टेंट ऊपर होगा और ये चार्ज पार्टिकल को यहां से भगा ले जाएगा, यानी एसएचएम होने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और ये सारा चीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उस लेक्चर को देखो, क्योंकि उसको समझे बिना आप इस लेक्चर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, फिर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करो कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद ये समझ में आएगा। आज हम लोग जो कल का लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे जेईई एडवांस का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं उसके बाद। देखो, तो यहां पे हम जानते हैं कि जब हम प्लस क्यू को एक्स डिस्प्लेस करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करते हैं तो एसएचएम होता है। तो मान लो कि हमने क्या करा कि इस प्लस क्यू को यहां से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा यहां पे ले आए। ठीक है, इस प्लस क्यू को जो सेंटर पे था इसको डिस्प्लेस करके कहां पे ले आए? यहां पे ले आए। और कितना डिस्प्लेसमेंट किए? एक्स, थोड़ा सा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक है, तो इस प्लस क्यू को यहां से विस्थापित करके यहां ले आए बच्चों। कितना? थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा विस्थापन है एक्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि देखो, अगर डिस्टेंस की हम बात करें बच्चों तो अब इस चार्ज से इस प्लस क्यू के बीच का जो दूरी है वो कितना हो गया? पहले ही a था और x थोड़ा सा इधर बढ़ गया तो अभी हो गया a प्लस एक्स। और यहां से इस वाले यहां ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है यहां से इसके बीच का, इस वाले प्लस क्यू और इस वाले प्लस क्यू के बीच विस्थापन के बाद ये डिस्टेंस हो गया a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो इस प्लस क्यू के वजह से इस प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इसको हम नाम दे देते हैं F1, और इस प्लस क्यू के वजह से इस प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर और इसको नाम दे देते हैं F2। ठीक है, F2। और अब आप समझ सकते हो क्लियरली कि F1 जो होगा, F1 वो बड़ा होगा F2 से। F1 बड़ा होगा F2 से। क्यों? क्योंकि F1 जिधर लग रहा है उसका डिस्टेंस आप देख लो, a माइनस एक्स है, छोटा सा डिस्टेंस है, ये x घट गया है। तो चूंकि कूलम्ब्स लॉ में दूरी का अपना महत्व है, तो प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस a माइनस एक्स है और ई प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस a प्लस एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि a वाला फोर्स कम होगा, F2 कम होगा और F1 ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो F1 जो है F2 से ज्यादा है। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम? पहले कुछ चमत्कारिक बातें। क्या चमत्कारिक बातें भाई? पहले पता तो चले कि हम कैसे जानेंगे कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्योरेटिकली तो कल हम आपको समझा दिए थे, पर प्रैक्टिकली भी तो पता चलना चाहिए कि हम आखिर इस क्वेश्चन में क्या ऐसा सॉल्यूशन करें कि हमें पता चल जाए कि हाँ देखो भाई, ये प्रैक्टिकली साबित हो गया कि हाँ एसएचएम हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज आपको जानना है। पहली देखो, चमत्कारिक बातें। ये चमत्कारिक बातें जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बात नंबर 1 है, पहला कंडीशन फॉर एसएचएम। कंडीशन फॉर एसएचएम हम कैसे जानेंगे? क्या शर्तें हैं एसएचएम की? कंडीशन फॉर एसएचएम, पहला शर्त है कि
फोर्स will be opposite to displacement. फोर्स विल बी ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो बल होना चाहिए, बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन है ये एसएचएम का। और दूसरा कंडीशन है बच्चों कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। बल विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है एसएचएम का, मेन दो कंडीशन है कि पहला कंडीशन कि जो बल लगेगा चार्ज पार्टिकल पे या किसी भी पार्टिकल पे जिसके लिए हम एसएचएम देख रहे हैं, तो वो बल जो है विस्थापन, यानी जिस तरफ हम विस्थापित कर रहे हैं, यानी इधर विस्थापित कर रहे हैं तो बल इधर लगना चाहिए, अगर हम इधर विस्थापित कर रहे हैं तो बल उधर लगना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जो फोर्स होगा, बल जो लगने वाला बल है वो विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हमने क्या किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स दूरी पे विस्थापित किया है, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। तो जो बल होना चाहिए वो एक्स के समानुपाती होना चाहिए, और बल की जो दिशा होनी चाहिए विस्थापन के दिशा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि यहां पे एसएचएम हो रहा है। पहले ही बात लिख लो, उसके बाद हम फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होना चाहिए कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, फोर्स क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। और दूसरा एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसका, एक्स का। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्स का। तो डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड जो है एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरी बात आप याद रखो कि एसएचएम में एक्सेलरेशन, चूंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए है, एफ समानुपाती क्या हो गया, ए, मास तो कांस्टेंट है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। तो यदि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो चाहे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, विस्थापन का समानुपाती हो, या फिर त्वरण विस्थापन का समानुपाती हो, तो भी हम कहेंगे कि एसएचएम होगा। दूसरी बात, एसएचएम में आप याद रखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर, और यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा जब हम डायरेक्शन देखेंगे तब, क्योंकि एक्सेलरेशन का या फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो मैग्नीट्यूड केवल रहेगा तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आगे क्वेश्चन में ये काम आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब हम देख लेते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखो तो आप जरा ध्यान से इस फिगर में देखना कि हम प्लस क्यू को किधर डिस्प्लेस किए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ,
पॉजिटिव एक्स की तरफ, इधर निगेटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, एक्स, और ये क्या है माइनस एक्स है। तो हम प्लस क्यू को प्लस एक्स के तरफ डिस्प्लेस किए हैं, लेकिन जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगेगा। नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि F1 जो है बड़ा है किससे, F2 से। F1 यहां पे दूरी प्लस क्यू और ए प्लस क्यू के बीच में दूरी कम है, तो F1 ज्यादा होगा, F2 कम होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, F नेट का डायरेक्शन इधर होगा, F नेट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यू को हम इधर डिस्प्लेस किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यू को इधर डिस्प्लेस किया है, यानी विस्थापन इधर है, विस्थापन इधर है, ठीक है। तो एसएचएम का पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एसएचएम फुलफिल्ड। हम क्या बताएं कि एसएचएम के लिए बल का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होना चाहिए। तो प्लस क्यू को हम इधर विस्थापित कर रहे हैं, तो हमारा नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो बल और विस्थापन, बल और विस्थापन की दिशा, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, ये आप समझ गए, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि बल और विस्थापन का दिशा क्या है, विपरीत है, तो एक चीज तो हो गया। दूसरा कंडीशन हमें फुलफिल करना है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो चलो अब हम निकालते हैं, पहले हम F1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो F1 बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से बताओ तो। F1 क्या होगा, ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, तो F1 बराबर होगा K, यहां पे छोटा वाला Q, फिर इधर बड़ा वाला Q, और बटा में आर स्क्वायर, आर के जगह पे होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद F2 क्या होगा, तो F2 इस प्लस क्यू के वजह से इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा, तो इसका वैल्यू होगा k स्मॉल क्यू ए वाला और कैपिटल क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे अब डिस्टेंस a प्लस एक्स हो गया, तो यहां पे करेंगे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। चूंकि हम देख रहे हैं बच्चों कि एफ नेट जो है, एफ नेट किधर है, एफ नेट उस तरफ है, यानी F1 बड़ा है F2 छोटा है, तो एफ नेट बराबर होगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। तो एफ नेट हमारा, जिसको हम एफ बोल लेते हैं, F1 के जगह पे क्या है बताओ तो, के क्यू क्यू ऊपर में, इसमें भी के क्यू क्यू ऊपर में है, तो इसमें भी के क्यू क्यू, इसमें भी के क्यू क्यू, दोनों में है, तो के क्यू क्यू हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और यहां पे आ जाएगा F1 की जगह पे 1 बटा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1 बटा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, किसमें आ जाएगा, F2 में आ जाएगा। तो अभी F इक्वल टू आ जाएगा के क्यू क्यू इंटू ई हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर आप यहां पे देखते हो तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और ये माइनस और माइनस बाहर होके प्लस 2ax हो जाएगा, तो जोड़ के आएगा 4ax और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में केवल आएगा k क्यू क्यू इंटू 4ax, और नीचे में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का आ जाए a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहां पे हम लिख देते हैं, अगर हमारे पास आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे आपको क्या करना है, देखो अब यहां पे आपको क्या करना है कि
चूंकि होता क्या है कि a के तुलना में x जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है। a के तुलना में ये जो a डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है या फिर यहां से यहां तक जो 2a डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में ये जो x होता है ये बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है तो x को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यहां से x को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे b नहीं होगा, यहां पे हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, तो x होगा। अब x जो है निगलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो क्या होने वाला है देखो, तब हमारे पास ये मिलने वाला है, ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ बचेगा a का पावर 4। तो ये f इक्वल टू हो जाएगा, f इक्वल टू k q इंटू 4ax बटा में ये क्या हो जाएगा, x तो खत्म हो गया तो a का पावर 4 हो जाएगा, a का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जगह खत्म हो गया है तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा लिख लो, या फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो f इक्वल टू क्या आया हमारे पास, f इक्वल टू आ गया k q इंटू 4ax और बटा में क्या आया था, a का पावर 4 आ गया था। तो एक a से तो एक a कैंसिल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो अब हमारे पास बचेगा f इक्वल टू k q इंटू 4x और बटा में a का पावर क्यूब। हुआ कि नहीं। तो अब हम अगर देखें तो f इक्वल टू हमारे पास आया 4k बटा में a क्यूब और इंटू साथ में x, ठीक है, साथ में x। तो अगर इस पूरा हम कांस्टेंट माने, अगर हम इसको पूरा कांस्टेंट माने, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, x का। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही तो SHM का सेकंड कंडीशन, SHM का सेकंड कंडीशन यही तो है, सेकंड कंडीशन यही तो है, फुलफिल्ड हुआ, फुलफिल्ड, ठीक है। SHM का सेकंड कंडीशन यही है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो चूंकि x से ही विस्थापित किए थे हम, एक्सिस पे प्लस क्यू था और एक्सिस से हटा के थोड़ा सा राइट x डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग दिए थे, तो ये x ऊपर में आया नहीं, f का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से साबित हुआ कि SHM तो होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। अब SHM होगा तो आप इसका टाइम पीरियड निकालो। तो भाई हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि f इक्वल टू a में f बराबर इतना आया है, और हम जानते हैं कि f इक्वल टू a में होता है, f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू ma होता है। तो ma के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4k x y, साथ में होगा aq, होगा कि नहीं, m को इधर ले आओ, तो m इक्वल टू हो जाएगा 4k x बटा में ma हो जाएगा, सही है, ठीक है। a इक्वल टू इतना हो जाएगा, a इक्वल टू इतना हो जाएगा, m इधर ले आए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब e जो a है ये एक्सेलरेशन है, e जो है ये दूरी है, ये वाला ये दूरी है, ये वाला त्वरण है, एक्सेलरेशन है, f बराबर ma से आया है। तो अभी अभी हम आपको सिखाए थे कि a इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर x, बताओ होता है कि नहीं, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो अगर हम इस x को, ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें, तो देखो यहां भी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, यहां पे भी x है, तो x का कोफिशिएंट हटा लो, तो यहां पे बचेगा, इधर से आ गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहां से आ गया x का कोफिशिएंट 4k और बटा में ma क्यू। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया 4k बटा में ma का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और 2 बाहर निकल जाएगा, 2k बटा ma हो जाएगा, ये 4k बटा ma हो गया ओमेगा। अभी ओमेगा है क्या, देखो ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोणीय आवृत्ति। तो अगर ओमेगा कोणीय आवृत्ति आपसे पूछेगा तो यही आंसर हो गया, ठीक है। क्या, ओमेगा इक्वल टू 4k बटा ma। फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, फोर्स इक्वल टू आ गया f इक्वल टू 4k बटा a इंटू x,
ठीक है, तो चलो अब, लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर होता है बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई और बटा में ओमेगा के जगह पे क्या होगा, देखो ओमेगा के जगह पे हमारे पास आया है कितना, 4k क्यू, क्यू बटा एम ए क्यू, 4k क्यू, क्यू बटा में एम ए क्यू और पूरा का क्या है अंडर रूट है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू बटा में 4k क्यू क्यू, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू। तो ये आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, टाइम पीरियड आ गया, ठीक। तो यही पूछ रहा था कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। अब देखो ये तो एक कंडीशन के लिए हुआ कि जब दो प्लस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू रखेंगे तब ऐसा होगा, लेकिन अगर हम दो प्लस क्यू के बीच में एक माइनस क्यू रख दें तब आपको पता है कि वहां पे भी एसएचएम होता है एक कंडीशन में, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, तो यही कंडीशन है, यही आता है, कोई अंतर नहीं है। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो अब जब हम दो प्लस क्यू यानी दो सिमिलर चार्ज के बीच में ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल रखते हैं तब क्या होता है, तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जब आप यहां पे माइनस क्यू रखते हो, या फिर चलो फिर से देख लेते हैं, माइनस क्यू रखते हो, अगर हम इस माइनस क्यू को थोड़ा इधर डिस्प्लेस करें, थोड़ा इधर डिस्प्लेस करें, तो इसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा और इसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, बट इसके वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इसके ज्यादा नजदीक है, दूरी कम हो गया तो बल ज्यादा होगा, तो ये भागेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, जाके इससे चिपक जाएगा, जाके इस प्लस क्यू से चिपक जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं तो इससे दूरी घट जाएगा तो बल का मान ज्यादा होगा, जाके इससे चिपक जाएगा, यानी यहां पे एसएचएम होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि इस चार्ज को हम यहां से उठा के यहां ले जाते हैं बच्चों, यहां पे ले जाते हैं, इसको हमने यहां पे लाया, ठीक है, यहां पे लाया इसे, माइनस क्यू को यहां पे लाए, तब आप देखोगे कि ई प्लस क्यू जो है इसको खींचेगा इधर अपनी तरफ, ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, जरा ध्यान से देखना, ई प्लस क्यू जो है इसको तो ये जो प्लस क्यू है इसे अपनी ओर खींचेगा, इधर खींचेगा, और ये जो प्लस क्यू है इसे अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इसे अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जैसे ए माइनस क्यू को ए प्लस क्यू इधर खींचेगा, ठीक है, और ए माइनस क्यू को ए प्लस क्यू इधर खींचेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर ही आएगा, नीचे आएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इधर आएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स। अब जरा ध्यान से सुनो, मतलब हम इसको क्या किए, डिस्प्लेस किए ऊपर, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो फोर्स, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, यानी पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया एसएचएम का कि फोर्स ऊपर है, ये सॉरी फोर्स नीचे है और हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा आप देखो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनस निकालेंगे, ये ए है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो अगर इस एंगल को हम यहां पे मानते हैं थीटा, थीटा, और ए एंगल को मानते हैं थीटा, तो होगा क्या, क्योंकि दोनों एंगल सेम होगा, ट्रायंगल सेम है,
तो जरा ध्यान से देखो, इस फोर्स का, ए वाला जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर ए एंगल थीटा है तो एकांतर कोण से ए एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ए थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा। फिर इस वाले फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर एफ कॉस थीटा और इधर होगा क्या, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। दोनों फोर्स इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों के यहां पे डिस्टेंस बराबर है, ए वाला डिस्टेंस बराबर है, दोनों चार्ज सेम है, दोनों के लिए ए वाला चार्ज सेम है, तो इसीलिए फोर्स भी क्या होगा, बराबर। तो देखो एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो नेट फोर्स लगा वो केवल क्या लगा, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे एफ नेट यानी नेट फोर्स जो लगा वो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो हमारे पास हो गया एफ नेट इक्वल टू 2f साइन थीटा, 2f साइन थीटा, ठीक है। तो अब निकालते हैं 2f साइन थीटा कैसे आएगा, तो f नेट जो आएगा 2f साइन थीटा, तो f निकालो। देखो 2 इंटू एफ क्या होगा, एफ होगा के Q1, Q1 के जगह पे छोटा वाला Q है, Q2 के जगह पे बड़ा वाला Q है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पे डिस्प्लेसमेंट ए दूरी है a प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और साथ में है साइन थीटा, साथ में क्या है, तो इसको एक स्टेप और ले चलते हैं थोड़ा सा साइन थीटा को। चलो अब आगे देखो क्या होने वाला है, एफ नेट इक्वल टू आने वाला है 2k बटा, ये तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, तो इस थीटा के लिए पी हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है, और बटा में एच क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो एफ नेट इक्वल टू हमारे पास आएगा 2k बटा में, और साथ में x भी है ऊपर में, और बटा में होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये 1 है और ये 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, हम बताए थे आपको कि a जो होता है बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है किससे, x से, तो x कैन बी निग्लेक्टेड, तो इन दिस केस वी कैन गेट एफ नेट इक्वल टू 2k बटा a का पावर कितना, क्यूब, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म ही हो गया, तो 2 से a हो गया, ठीक है, a हो गया। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि एफ नेट जो है वो आ रहा है हमारे पास 2k बटा में a इंटू एक्स, यानी एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, x का, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि यहां पे एसएचएम होगा। तो ये फार्मूला से भी प्रूफ हो गया कि यहां भी एसएचएम पॉसिबल है। यहां देखने से भी पता चल रहा है कि एसएचएम, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो फोर्स नीचे ले आएगा, यानी पहले पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा। और यहां से भी साबित हो गया, जो 11th क्लास में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ते हैं उसका जो कंडीशन है एसएचएम का, कि भाई फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर किए, विस्थापित किए चार्ज को ऊपर, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो पहला कंडीशन पूरा। दूसरा कंडीशन था कि फोर्स जो लगेगा इस पे, जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, वो विस्थापन के समानुपाती, तो विस्थापन के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों कंडीशन यहां भी फुलफिल हुआ। जब कंडीशन फुलफिल हो गया तो अब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात कर दो, टाइम पीरियड भी ज्ञात कर दो, तो कौन सी बड़ी बात है। चलो एफ तो हमारे पास आ ही गया, क्या आया 2k इंटू एक्स, तो हमारे पास एफ आ गया 2k एक्स बटा में ए आ गया। फिर से हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एम ए इक्वल टू हो गया 2k एक्स बाई ए क्यू, ठीक है। और यहां पे
ए इक्वल टू हमें चाहिए त्वरण, ई वाला ए क्या है, ई वाला ए त्वरण है, याद रखना, एसेलरेशन है, एसेलरेशन एसेलरेशन। अब ई वाला ए जो है अलग है, वो चार्ज के बीच का दूरी है। तो ए इक्वल टू हो गया 2k क्यू क्यू एक्स और बटा में एम ए क्यू। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से देखो, एक्स ऐसे लिख देते हैं, और हम अभी अभी बताया आपको कि ए इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2k क्यू क्यू बाई एम ए क्यू। होगा कि नहीं होगा? तो फिर से ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया 2k क्यू क्यू बाई एम ए क्यू का अंडर रूट। तो ये आ गया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें चाहिए टी, तो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई और बाई ओमेगा करोगे तो ये आ जाएगा एम ए क्यू और बटा में 2k क्यू क्यू। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कल वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, कल जो क्वेश्चन था, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो कह रहा था कि देखो, कल जो हम जेईई एडवांस का क्वेश्चन दिए थे उसमें पूछ रहा था कि एक बार क्या किए कि 2 प्लस क्यू है अपने पास और उसके बीच में एक प्लस क्यू रख दिए। ठीक है, तब वहां पे एसएचएम हो रहा है उसका टाइम पीरियड, और 2 प्लस क्यू है और उसके बाद हम उसमें माइनस क्यू रख दिए, उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ए वाला कंडीशन। पीछे वाला कंडीशन जो हम लोग अभी देखें, ए वाला कंडीशन, इसका टाइम पीरियड, दोनों टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जा रहा था आपसे। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो देख रहा हूं कहां पे है वो कल वाला, कोशिश करते हैं कि मिल जाए। तो देखो पहले दोनों आप देख लो, दोनों केस में टाइम पीरियड कितना आया है। चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 2 केस है अपने पास, एक है ए वाला केस कि यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, और बीच में अपने पास, बीच में मिडिल में भी अपने पास क्या है, प्लस क्यू है। अब इसको थोड़ा सा हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T1। और एक दूसरा है जो यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, और यहां पे अपने पास माइनस क्यू है, लेकिन हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां, ऊपर। इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको यहां ला रहे हैं। तब इस कंडीशन में जो, यही तो 2 कंडीशन है जहां पे एसएचएम हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 और इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T2, और दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो हमसे पूछा जा रहा था कल वाले क्वेश्चन में। तो चलो देख लेते हैं दोनों का कितना आया। पहले वाले का कितना आया था, चलो पहले वाले का आया था, दोनों जब हमने सोल्व किया तो पाया कि देखो पहला वाला में जब 2 पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करते हैं, तब हमारा टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू बटा 4k क्यू क्यू। और जब हम 2 प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू रखा, उसको लेटरली ऊपर शिफ्ट किया डिस्प्लेसमेंट एक्स से, तब हमारे पास टाइम पीरियड आया T2 इक्वल टू इतना। तो कल वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि T1 बाई T2 का आप वैल्यू ज्ञात कर दो, यानी उनका कंपैरिजन करो। तो देखो, तो आप देखोगे यहां पे कि यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू बाई 4 को यहां से बाहर भी निकाल सकते हैं, 4 है तो 1/2 यहां से हम बाहर भी निकाल सकते हैं, और साथ में बचेगा k क्यू क्यू केवल। फिर यहां पे अगर हम देखें तो 2 पाई और अंडर रूट एम ए क्यू बटा में k क्यू क्यू हो जाएगा, k क्यू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट करो। यहां पे 2k क्यू क्यू है, तो 2 को हम लोग 1/√2 के रूप में बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 पाई पूरा कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तब अपने पास बचा T1 बाई T2 इक्वल टू 1/2 इंटू √2/1, यानी √2 से √2 बार में ये भी कट गया, तो T1 बाई T2 इक्वल टू क्या आ गया 1/√2, यानी कि T2 इक्वल टू √2 T1 हो गया, T2 इक्वल टू √2 T1 हो गया। तो यही हो गया रिलेशन। तो ये था एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो एसएचएम का यूज था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग वाले जो प्रश्न होते हैं कि 2 चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज
कहां पे रखा जाए जिससे कि तीनों इक्विलिब्रियम के पोजीशन में हो, तीनों संतुलन की पोजीशन में हो, तो उसको देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और ये जो लेक्चर है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जेई के रिस्पेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज फिर जो बोर्ड वाले हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर के बाद आप सीधे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा सकते हो। ये आपके कोई काम का नहीं है, ये उसी स्टूडेंट के लिए है जो आगे जेई मेंस एडवांस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं एक अच्छे से लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।